$2,000 years later. Hello everyone, welcome back to my channel Shades of Fames. I am Lucky Bansal, MBBS सेकेंड ईयर स्टूडेंट एम्स कल्याणी। तो आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ नीट 2021 के एस्पिरेंट्स की, जो अभी फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट्स है एम्स कल्याणी में। ये हम लोग उनसे मिलते हैं। Hello everyone, my name is Munmun Mohanty. I am currently a first year student in AIIMS Kalyani. In my first attempt in NEET, I scored 512. In NEET 2021, I scored 663. My AIR was 2262. Hi everyone, I am Amipsha Mohanty, a first year MBBS student at AIIMS Kalyani. In my first attempt, I had scored 548, and in NEET 2021, I had elevated my marks to 668 with an All India rank of 1772. सो इट्स गुड टू नो कि तुमने अपने मार्क्स इतने शार्पली इंक्रीज़ किए। तो तुम्हारी क्या स्ट्रैटेजी रही है? तुमने हर सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर किया, कितना टाइम दिया? सो स्टार्ट करते हैं सबकी फेवरेट बायोलॉजी के साथ। तो तुम दोनों अपने ओपिनियन शेयर कीजिए। सो जब फर्स्ट टाइम नीट दिया था तो काफ़ी हम एक्स्ट्रा पढ़ रहे थे, क्योंकि जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देखते हैं तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बाहर के आए होते हैं, बट रिसेंट टाइम्स में ये काफ़ी चेंज हुआ है। अभी सब कुछ NCERT बेस्ड आ रहा है। तो मैं तो हमेशा ये सजेस्ट करूँगी कि NCERT बायो के लिए तो स्पेशली NCERT इज़ बाइबल, तो उसको पूरा फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड पूरा पढ़ना है। डू नॉट स्किप एनी लाइन ऑफ NCERT। दैट विल बी वन पीस ऑफ एडवाइस बायो। और NCERT सब फॉलो ही करते हैं हमेशा कि पेपर का पैटर्न कुछ ऐसे सेट हो गया है कि NCERT से बाहर कुछ आता भी नहीं है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देयर आर सम लाइन्स रिटन बिलो, मतलब एक पिक्चर के और डायग्राम के नीचे कुछ रहता है, तो कभी कभी उससे भी क्वेश्चन आता है। सो NCERT एज शी सेड मीन्स अ बाइबल, मतलब अगर वो पढ़ लिया तो और कुछ चाहिए ही नहीं। एंड बायो एज वी ऑल नो इज द मोस्ट प्रेशियस और द मोस्ट बल्की सब्जेक्ट। सो बायो के लिए NCERT इज मोर देन इनफ, बट द प्रोवाइडेड दैट वो लाइन बाय लाइन एंड ईच एवरी पॉइंट को हमें ठीक से पढ़ना और डायग्राम को देखना भी है कि कोई डायग्राम स्किप ना हो जाए, क्योंकि नीट में डायग्राम वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। तो डायग्राम्स और उसके लेबलिंग्स और फैक्ट्स जो भी उसके नीचे रहता है। और केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी NCERT से हम लोगों ने कभी कुछ, हाँ, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक तो इक्वल टू बायोलॉजी, उसको पूरा रीड करना है और बार बार रीड करना है। इनऑर्गेनिक में भी फैक्चुअल क्वेश्चंस है, सब डेटा याद रखना है, वेरिएशंस टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट सारे टेबल्स में। बाकी फिजिकल सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। और उसमें NCERT में क्वेश्चंस भी दिए होते हैं फिजिकल में, तो वो भी प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि कैलकुलेशन तो फिजिकल में सारे क्वेश्चंस होती है, चाहे मॉड्यूल्स के चाहे NCERT के। वो फिजिकल के लिए NCERT का जितना भी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज, एंड NCERT के बाहर हमें क्वेश्चंस भी सॉल्व करने चाहिए फिजिकल के। पर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए NCERT फार्मूलाज एंड इक्वेशंस आर मोर देन इनफ। वो इनऑर्गेनिक हम सबको बहुत डिफिकल्ट होता है, उसका इतने सारे रिएक्शंस रहते हैं एंड एक्सेप्शंस, या उसका पी ब्लॉक और कार्बन कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और वो सब चीज़ों को मतलब रिपीटेटिव रिविजन चाहिए, क्योंकि वो एक बार पढ़ने से कभी नहीं होता। फिजिक्स में भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार सेम टू सेम क्वेश्चन भी वो लोग दे देते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी क्योंकि नीट में ऐसा नहीं है कि हर साल न्यू क्वेश्चंस बन रहे हैं, ज़्यादातर देर ऑल रिपीटेड क्वेश्चंस। तो सॉल्व एज मेनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज पॉसिबल। मॉक टेस्ट हमेशा दो, स्पेशली बिफोर लाइक 1 month बिफोर योर एग्जामिनेशंस। ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट 2 mock papers each day, like every single day. तो मतलब NCERT हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मेरे ओपिनियन में फिजिक्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है उसका जो कोर कॉन्सेप्ट या फाउंडेशन। अगर वही हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वी कैन नॉट गो प्रोसीड टू सॉल्विंग क्वेश्चंस। और फिजिक्स का एक बहुत मतलब ये चीज़ है कि हमें स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चाहिए, क्योंकि टाइम इतना कम होता है फिजिक्स के लिए, या मतलब टोटल 180 क्वेश्चन, सो 90 क्वेश्चंस, तो हमें एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा एफर्ट देना पड़ता है फिजिक्स के लिए, क्योंकि स्पीड और एक्यूरेसी सही भी आना है और जल्दी भी करना है, तो वही बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो हम बायो और केमिस्ट्री में इतना टाइम लगा चुके होते हैं कि जो बच गया वो फिजिक्स हो जाता है लास्ट का टाइम हमेशा। तो स्पीड एंड एक्यूरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
तुम लोगों ने क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ किए, कहाँ से प्रैक्टिस करी, कौन से ऐप से पढ़ाई करी, वो सब भी शेयर कीजिए। सो इनिशियली मैं जाती थी आकाश इंस्टीट्यूट में, बट ड्रॉप ईयर में आई हैड टू मूव प्लेसेस, और जहाँ मैं जिस न्यू जगह पे गई तो वहाँ पे कोचिंग वाज वेरी फार फ्रॉम माय होम, तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं था कि मैं रोज़ अप डाउन करूँ और मतलब कोचिंग कर सकूँ। बेसिकली दैट वाज नॉट पॉसिबल। तो मैंने इंटरनेट का पूरा फ़ायदा उठाया है। उस टाइम में फिज़िक्स वाला इज़ अ ग्रेट सोर्स, दैट टू उनका पेड नहीं, उनका जो फ्री वाला जो सीरीज़ चलाते हैं वो लोग, उमंग था जितना, उमंग या उम्मीद था जितना, उमंग का सीरीज होती है। हाँ, तो मैंने वो ज्वाइन किया था। उनका 8 आवर्स का स्ट्रीम देखती थी बैठ के मैं। फिज़िक्स वाला मतलब अलग सर तो इज़ रियली नाइस उनका वो पढ़ने के लिए। और अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस का देखा जाए तो टेलीग्राम पे बहुत सारे बॉट चैनल्स अवेलेबल है। ये एक मतलब बहुत अच्छा रिसोर्स है, कई बच्चों को नहीं टेलीग्राम पता तो हर चीज़ के लिए सोर्स है, हमें अभी भी बहुत काम आता है MBBS के लिए। हाँ, मतलब दे हैव वेरी मेनी लाइक पोल क्वेश्चंस, तो आप इंस्टेंटली आंसर दे रहे हो और आपको पता चल जा रहा है एट दैट मोमेंट कि आपने सही किया है या नहीं किया है। तो मैं दिन भर बैठ के कम से कम मतलब 500-600 क्वेश्चंस तो दिन के सॉल्व करती थी। और आर्यन राज सिंह है, उनका जो टेस्ट सीरीज़ है वो मैंने ज्वाइन किया था। तो वो टेस्ट सीरीज बहुत अच्छा है, वो मैंने भी सॉल्व किया था अपने टाइम पे। वो भी अभी MBBS स्टूडेंट है, इंटर्न है। तो उन भैया का मतलब टेस्ट सीरीज बहुत अच्छा होता था कि सारे NCERT से फार उनका कुछ होता भी नहीं था, वो सिर्फ वही फॉलो करते थे कि हाँ NCERT बच्चों को अच्छे से आए। मेरे ओपिनियन में मैं एक ऐसे स्टूडेंट हूँ जो ज़्यादा बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकती, तो इसलिए मैं एक बड़े इंस्टीट्यूट ज्वाइन ना करके आई ज्वाइन अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट। और वहाँ पे भी वो लोग यूजुअली आकाश या एलन के मटेरियल फॉलो करते थे, उनके क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते थे। तो उसका वो जो मॉड्यूल होता है वही इनफ था क्वेश्चंस के लिए। और जैसे आर्यभट्ट का भी क्वेश्चन बैंक्स रहते हैं, तो वही ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज था। एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज पर से मैंने कुछ यूज़ नहीं किया था, बिकॉज आई एम नॉट दैट टेक फ्रेंडली। कुछ स्टूडेंट उसका मिसयूज भी करते हैं, सब लोग नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आई डिडंट यूज़ एनी ऑनलाइन रिसोर्सेज पर से। और एलन आकाश के तो मॉड्यूल्स बहुत ज़्यादा मॉड्यूल अच्छे बहुत होते हैं, अच्छे। अगर कहीं से भी अवेलेबल हो तो वो भी सॉल्व कर सकते हैं लेकर। ऑनलाइन में उनके अवेलेबल होते हैं तो एंड वहाँ से टेलीग्राम इज द बेस्ट टेलीग्राम द बेस्ट सोर्स टू एवरीथिंग, टू बी ऑनेस्ट। नीट प्रिपरेशन के लिए स्कूल लाइफ हो, कॉलेज लाइफ हो, कुछ भी नहीं मिल रहा तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सब कुछ मिल ही जाता है वहाँ पे, सब मॉड्यूल, सब क्वेश्चन बैंक, एवरीथिंग। तो डिपेंड करता है कि हम खुद से कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर कौन सी कोचिंग क्या ज्वाइन कर रहे हैं, वो इतना मैटर नहीं करता। अगर आपके आसपास से बड़ी कोचिंग नहीं है, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो ऑनलाइन सोर्स भी बहुत अच्छा सोर्स है आपकी प्रैक्टिस करने की। तो तुम लोगों ने मतलब नोट्स वगैरह भी बनाए होंगे, तो उसके बारे में कुछ शेयर करो। नोट्स खुद के बनाओ एज फार एज पॉसिबल। अगर एक चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसका पूरा मतलब अगर चैप्टर इवन इफ 20-25 पेजेस का है तो 2 पेजेस में आपके नोट्स खत्म हो जाने चाहिए। मतलब उसको एकदम कंसाइज फॉर्म में करना। मतलब नोट्स जितने शॉर्ट और प्रिसाइज होंगे उतना ही हमारा कॉन्सेप्ट Clear क्लैरिटी होगा। और वही मतलब इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि बकवास चीज़ नहीं पढ़ना रहता है। और हमें माइंड में वही 2 पेजेस याद हाँ, रहेंगे कि हमने वही, वो हाँ। शॉर्ट में लिखा था। वही और जैसे important अगर है। कल टेस्ट है तो आज में एक चैप्टर कवर हो जाना चाहिए सिर्फ आपके नोट्स के थ्रू। वही तो नॉट मोर देन 2 और 3 पेजेस, एक चैप्टर 2-3 पेजेस में ख़त्म करो। एंड इंक्लूड एवरी पॉइंट, ऐसा नहीं है कि कंसाइज बनाना है तो सब काट ही दो, नहीं। हाँ, सब कुछ ऐड करना है। ये नहीं कि इसमें डायग्राम भी ड्रॉ कर रहे हो नोट में, तो डायग्राम को तो लिखो कि पेज नंबर इस पे डायग्राम है NCERT का, वो बेटर रहता है। एक्चुअली टाइम भी मैनेज करना रहता है, तो नोट मेकिंग के लिए इतना टाइम भी मत इन्वेस्ट कर लो कि पढ़ ही ना पाओ वो नोट। और मेरे ओपिनियन में फार्मूला चार्ट फिजिक्स का या केमिस्ट्री का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें पता है कौन सा फॉर्मूला कहाँ है, पर एट द वेरी शॉर्ट टाइम जब हमें कुछ टेस्ट के पहले रिवाइज करना होता है, वो तो हमें एट ग्लिम्स से चाहिए ना, लाइक 5 मिनट में सारा फॉर्मूला देखना पड़ता है। तो उसके लिए हमें खुद अपना फॉर्मूला चार्ट बनाना चाहिए। रेडीमेड में मिलते हैं, बट इट्स इन माय ओपिनियन अच्छा है, पहले खुद याद रख लो, फिर अपने से ही लिख ताकि लो। खुद से याद रहे वो हाँ। चीज़। अगर हैंड बाहर से ले लेंगे तो बेनिफिट नहीं, वो तो बुक में भी दिया हुआ है बुक में भी दिया सारा। हुआ है, तो वो खुद का ही याद- बनाओ, फॉर्मूला चार्ट हो या नोट्स हो, मतलब सेल्फ मेड नोट्स आर द बेस्ट। और ये फिज़िक्स का हुआ। फॉर केमिस्ट्री टू जैसे कई सारे एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस होते हैं Inorganic जो उसका नाम है हमेशा- exception। एक्सेप्शंस जो हर जगह रिपीट होते हैं, जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो वहाँ 3-4 एक्सेप्शन तो होनी ही है। तो उनको स्पेशली राइट इट डाउन समवेयर सो दैट यू कैन लाइक सी इट
very many times so that you can revise it. और ऐसा नहीं कि नोट्स बना के पेपर में खो दें, तो एक फाइल में रखो ताकि पता रहे कि हाँ एक जगह सारे नोट रखे हुए हैं, तो पेपर के टाइम ढूंढ रहे हैं वॉल पे सब नहीं, केमिस्ट्री का हर एक एक्सेप्शन के साथ उसका एक जो रीज़न होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों है वो, तो वो वाला भी बहुत क्योंकि एयर वाले क्वेश्चंस पे आता है रिलेशन रीजंस वाले पूरा एसेशन रीजनिंग, और अगर आपको रीजन ही पता नहीं है सिर्फ एक्सेप्शन में आता दैट विल नॉट बी दैट गुड। तो कंसेप्ट तो डिस्कस कर ही चुके हैं, अब मेन चीज़ आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो उस पर डिस्कस करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस जैसे जैसे टेस्ट पास आता है तो लास्ट एक मंथ में तो ऑब्वियसली 2 मॉक पेपर एक दिन में तो पक्का करते हैं, और जो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है और कितना टाइम किस क्वेश्चन को देना है वो भी मैनेज करना है। और ये भी होता है ना कि हम जब पढ़ाई कर रहे हैं उस टाइम में हम कितनी चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस टाइम हम क्या पेपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे कोचिंग के मॉक टेस्ट। सिर्फ सब्जेक्ट को पढ़ते जाना और सोचना कि सब याद हो जाएगा, वो नहीं है। पढ़ना और आंसर करना आर 2 वेरी डिफरेंट थिंग्स। हाँ, तो बिकॉज एक्चुअली हमें ये एट द एंड ऑफ द डे हमें ये थोड़ा सेटिस्फैक्शन चाहिए कि हाँ मैंने ये पढ़ा था और इतना क्वेश्चन किया, इतना क्वेश्चन हुआ, तो वो वाला जो सेटिस्फैक्शन होता है एट द एंड ऑफ द डे वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो हमें नेक्स्ट डे के लिए मोटिवेटेड हाँ, करता है कि क्योंकि आज मैंने इतना पढ़ा पर इतना ही सॉल्व हुआ, तो इट मेक्स अस मोर एफर्टफुल कि हम नेक्स्ट डे ऐसे पढ़ेंगे सो दैट बहुत याद रहेगा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि स्पीड एंड एक्यूरेसी एज आई सेड। और बायोलॉजी को हमें ऐसे पढ़ना है ना कि मतलब एक ग्लिम्स से जैसे याद आ जाए कि क्या एक्चुअली आंसर है उसका। और एक बायोलॉजी की बुक भी होती है, एनसीईआरटी बेस्ड होती है। हाँ, एक मतलब फिंगरप्रिंट नाम की एक एमटीजी फिंगर टिप्स, वो वाला बहुत अच्छा रहता है क्योंकि उसमें ना पूरा एनसीईआरटी बेस्ड रहता है और नीट के क्वेश्चन भी यूजुअली उसमें रह ही जाते हैं। मतलब अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो और उसको ही मतलब कर दे रहे हो तो आपको एक अंदर का सेटिस्फैक्शन आ जाता है कि हाँ मुझे इतना पता है, मतलब 90% क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। और कई बार क्वेश्चन से ही ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं जो आपको थियोरी पता है बट आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसकी लैंग्वेज डिफरेंट। हाँ, तो वो काफ़ी हेल्प करता है। और लैंग्वेज समझना भी ज़रूरी, पेपर के टाइम हम कुछ और करके कुछ और टिक लगा देते हैं। मेरे साथ तो हुआ था, मैं बायोलॉजी में कुछ और पढ़ के कुछ और टिक लगा दी, तो उस चीज़ से बच के रहना है कि हाँ वो ना हो। और फिजिक्स में तो बहुत क्वेश्चंस बहुत लॉन्ग भी होते हैं तो उसको पढ़ने में टाइम जाता है, तो वो भी एक हैबिट होनी चाहिए कि हम कम टाइम में क्वेश्चन को कितने प्रॉपर तरीके से पढ़ रहे हैं। हाँ, तो इसके लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कीवर्ड्स इन फिजिक्स। कीवर्ड्स को अंडरलाइन करके इतना बड़ा पैराग्राफ होता है ना कि सब पढ़ नहीं सकते, सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसे सॉर्ट करके फॉर्मूला में डालो एंड देन जो वैल्यू दियो वैल्यू को पकड़ो, उनको लिखो एक साइड, यहाँ फॉर्मूला लग सकता है। ऑल्सो कई बार होता है कि नॉट पढ़ना भूल जाते हैं। दैट इज द मोस्ट कॉमन फॉलोइंग इज नॉट समथिंग, उसको हम विच ऑफ द फॉलोइंग इज समथिंग सोच के सॉल्व कर देते हैं और काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं कि सही किया, बट बाद में फिर वो नेगेटिव हो जाता है कि तो बायो में तो बहुत होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू करके वही, तो वो नॉट को भी एनसर्कल करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब बहुत छोटी चीज़ है बट बहुत हेल्पफुल होती है। और ये हैबिट होनी चाहिए कि डेली के हम फिजिक्स या केमिस्ट्री की 50 क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये नहीं 50 क्वेश्चंस पूरे दिन में कर रहे हैं, एक टाइम लिमिट सेट करके 1 आवर में इतना कर रहे हैं। और कई बार होता है कि हम एक पैटर्न के 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और खुद को बहुत सेटिस्फैक्शन मिला कि 50 क्वेश्चन किए, बट इवन आप 10 क्वेश्चन कर रहे हो और डिफरेंट पैटर्न के कर रहे हो या डिफरेंट कॉन्सेप्ट के कर रहे हो, तो दैट इज इवन बेटर देन सॉल्विंग 50 क्वेश्चंस मेरे हिसाब से। यहाँ पे आई वांट टू हाईलाइट वन पॉइंट दैट क्यूमुलेटिव स्टडी फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम मतलब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वन चैप्टर हमें सेटिस्फैक्शन होता है कि हमें सब पता है, पर अगर हम नेक्स्ट चैप्टर मूव करते हैं तो पहले चैप्टर को भूल ही जाते हैं। तो हमें ना क्यूमुलेटिव प्रैक्टिस करना चाहिए कि इस चैप्टर का 5 क्वेश्चन और इस चैप्टर का 50 क्वेश्चन, मतलब कुछ तो मतलब एक क्यूमुलेटिव बेसिस सब ऐड ऑन होके जाना पड़ता है क्योंकि लास्ट डे में सब ऐड आज पढ़ लिया फिर पूरे महीने उस चैप्टर को नहीं देखा, पूरा नहीं देखा, एक हफ्ते बाद उसके भी कुछ क्वेश्चन लगा लेने चाहिए। तो क्यूमुलेटिव स्टडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स और इन माय ओपिनियन। और जो भी मिस्टेक हो रही है आंसर की चेक करने के बाद उसको स्पेशली लिख के रखो कि क्या गलत हुआ था, सो दैट नेक्स्ट टाइम वो रिपीट ना हो। तो एट द एंड ऑफ द ईयर एक नोटबुक ऐसी ही हो जाएगी जिसमें यू हैव ओनली रिटन आउट योर मिस्टेक्स, और वो बहुत काम आती है फिर एंड में। मिस्टेक्स या फिर जो तुम्हें नहीं पता या कुछ एक्स्ट्रा है वो मतलब एक डायरी हमेशा मेंटेन करना चाहिए जो तुम लास्ट मिनट में देख के जा सकते हो कि हाँ ये मुझे बाय कन्वेंशन नहीं आता था पर इससे पढ़ना है, ये इससे क्वेश्चन आया है। तो
और एक बात है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं नीट के अंदर, बहुत मतलब हर टॉपिक से, मतलब फिजिक्स में मान लो 8-9 क्वेश्चन तो रिपीट हो ही जाते हैं कि उस सेम फॉर्मूले पे वही क्वेश्चन आ गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि हम ईयर बाय ईयर मूव ऑन कर सकते हैं या फिर चैप्टर बाय चैप्टर जो बुक में मिलता है। तो एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज अ मस्ट, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं और आपको एक पता चल जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो बाकी हमने सब डिस्कस किया कि कैसे तुम्हारा जर्नी रही है, तुमने कैसे प्रिपेयर किया है, पर तुम्हारे ट्रांजिशन फेज कैसा लगा कि हाँ एक साल ड्रॉप हुआ, मोटिवेशन कैसा रहा, और कॉलेज मिलने के बाद कितनी ज़्यादा खुशी हुई वो भी शायद। वो मतलब ड्रॉप करते हो जब आप ऑलरेडी 11th और 12th प्रिपेयर कर चुके हो, फिर आपने ड्रॉप किया है, अगर आपने सेकेंड टाइम ड्रॉप किया तो वो और भी एडेड ऑन टेंशन कि इस बार देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी कि इस बार भी होगा या नहीं होगा, तो सेकेंड ऑप्शन क्या रखें, क्योंकि बोलते हैं डेंटल कर लो या BSc कर लो, बट हम चाहते हैं कि MBBS करना, तो स्ट्रीम चेंज कर लेना ऐसे इज़न्ट वेरी इजी, और वो फेज़ बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मैंने खुद ने फेस किया है, मैंने ऑलमोस्ट डिसाइड कर लिया था कि डेंटल करना है, बट देन मतलब पेरेंट्स, फैमिली, आपकी फ्रेंड्स इतने मेरे सपोर्टिव थे, सबने कहा कि इफ़ यू ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर तो क्यों पाथ चेंज करना बीच में। तो एक वो राइट ग्रुप होना आपके पास जो आपको हमेशा मोटिवेटेड रखे, जब आप सबसे ज़्यादा लो फील कर रहे हो और कोई आके कहता है कि नहीं मतलब यू कैन डू इट, तो वो चीज़ बहुत अच्छी होती है। मेरे ओपिनियन में वो फेज वाज एक्चुअली अ बिट कंफ्यूजिंग, क्योंकि आफ्टर 12 ना यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस कि यहाँ मतलब बहुत कुछ मतलब स्ट्रीम में हम अप्लाई कर सकते हैं। तो उस टाइम वो कन्फ्यूजन को ओवरकम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप हर जगह अपना मतलब माइंड को डाइवर्ट नहीं कर सकती, यू हैव टू चूज़ वन, और वो वन चूज़ करने में भी बहुत डिफ़िकल्टी होता है, क्योंकि ये जो नेट एग्ज़ाम जो हम दे रहे हैं या फिर दे के आए हैं दैट इज़ अनसर्टन, लाइक कुछ गारंटी है कि मतलब हम वो एक्चुअल एग्ज़ाम डे में कर पाएंगे। तो इट और एक चीज़ होता है ना कि कभी कभी हमारे टेस्ट में अच्छे रिजल्ट नहीं आते, वो बहुत डिमोटिवेटिंग रहता है कि ये इतना पढ़ा था पर कुछ आया ही नहीं, तो मुझे उस टाइम आएगा या नहीं। तो वो टाइम ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने आप को कैसे एनर्जाइज करें फॉर द नेक्स्ट थिंग, कि नहीं हो गया तो हाउ टू इम्प्रूवाइज ऑन इट। मतलब डिप्रेस रहने से अच्छा है कि क्या गलती हुआ है, वो वाला बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। प्रेजेंट वाले दिन और जब आपको कॉलेज अलॉट होता है तो दैट डे का फीलिंग कैन मैच नथिंग, क्योंकि आप जो चीज़ 1 साल से या 2 साल से ड्रीम करते हुए आए हो कि आई वॉन्ट दैट डॉक्टर बिफोर माई नेम, अगर वो मिल जाए ना तो आपको लगेगा कि ये जो एफर्ट्स दिया है इट इज़ एक्चुअली वर्थ ऑफ इट। व्हेनेवर यू फील लो ना, जस्ट थिंक कि मतलब आपका नाम, देन जस्ट इमेजिन हाउ इट हियर साउंड्स लाइक डॉक्टर समथिंग। तो whenever you feel low, just remember to not sit alone in a room, because वो बहुत खराब डिप्रेसिव होता है। टॉक टू समवन, गो आउट फॉर अ वॉक, और लाइक बात करो किसी से, बताओ क्या मतलब अच्छा नहीं लग रहा है या क्या आपकी फीलिंग्स है, बट डू नॉट सिट अलोन इन अ रूम। सो फाइनली बहुत अच्छा लगा तुम्हारी जर्नी के बारे में जान के, तुमसे बात करके, और तुमने लोगों के साथ शेयर की, ये भी बहुत अच्छी बात है। और आई होप आप सब भी इसको सुन के मोटिवेट हो और अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहें, कभी भी फुल स्टॉप ना लेकर आए अपनी लाइफ में। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग मी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और मुझे बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और आपको आगे क्या देखना है। थैंक यू सो मच।